अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीस। हाँ, जाफर एक्सप्रेस के बाद आपने देखा कि मुसलसल कुछ ना कुछ जो हमले हैं वो हमें नज़र आते हैं दहशतगर्दों की जानिब से, खुसूसन बलूचिस्तान में। लेकिन गुज़िश्ता रात एक बड़ी जिसे कहते हैं पावर्ड, स्ट्रॉन्ग पावर्ड बैठक हुई इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और इसमें अस्करी क़यादत ने भी हिस्सा लिया। इसमें सूबाई जो वज़राए आला हैं वो भी मौजूद थे और बड़े अहम फैसले इस हाई पावर्ड मीटिंग के अंदर लिए गए। और ये सानिहा जाफर एक्सप्रेस के हवाले से लिए गए कि इसमें जो मुजरिम थे उनको बेनकाब पूरी दुनिया के सामने किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है, जो फैसले लिए गए उसमें ये कहा गया है कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फ़िल्म और ड्रामों में ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे जिससे शरपसंदों के जो बयानियाँ है उससे मौसर मुकाबला किया जा सके। और ये जो इन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, यानी डिजिटल मीडिया हो या फिर रवायती मीडिया हो, इस पर जो गलत खबरें चलती हैं इस हवाले से, या जो मुल्क दुश्मन हैं, इनका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो बड़े ये अहम फैसले लिए गए हैं। क्या इससे वाकई बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें कमी आएगी, या जिसी हवाले से हम बात करेंगे। और क्या ये जो कल रात गए जो बैठक की गई है और जो अहम फैसले लिए गए हैं कि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसके बाद अब किसी APC की ज़रूरत है या नहीं, इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं बिलाल अजहर कियानी साहब, वजीर मुमलिकत बराए रेलवेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल अजहर कियानी साहब, ये जो रात गए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई और बड़े अहम फैसले दहशतगर्दी के हवाले से लिए गए, इसमें क्या अब ये समझे कि क्योंकि ये फैसले ले लिए गए हैं जो हमारे सामने आए हैं कि दो टोक जवाब दिया जाएगा सानिया जाफर एक्सप्रेस वालों को, नौजवानों को किस तरह से उनके बयानिए को किस तरह से कौमी बयानियाँ बनाया जाएगा, तो क्या अब APC बुलाने की ज़रूरत नहीं इसके बाद? क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा था ना कि APC बुलाई जाएगी, खुद वज़ीर आज़म ने क्वेटा में भी इसका ऐलान किया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए जी, ये तो जो दीगर जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये तो तसलसल है उस अज़म का जो कि जिसका बयान या जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, और ख़ास तौर पे आपने जाफर एक्सप्रेस के सामने के बाद, चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग में हो जो पार्लियामान में हुई, चाहे वो कोयटा के विज़िट के दौरान हो जहाँ पर दीगर सियासी नुमाइंदगान भी थे, रीजनल जमातों के भी बलूचिस्तान के। तो देखिए, ये तो एक दीगर मीटिंग्स इस तरह जारी रहेंगी जिसमें टू इंश्योर कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सिंगल माइंडेड तरीके से हमने जंग लड़नी है, काइनेटिक भी और अदरवाइज भी, जिसमें प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ जंग भी शामिल है, उसको लड़ने का एक अमल का हिस्सा। जहाँ तक APC की बात है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा था कि ये एक मुशावरत का एक अमल जारी रहेगा। एंड आई थिंक इसमें 2-3 पहलू हैं जी। एक तो काइनेटिक जंग है जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमने लड़नी है और वो सिंगल माइंडेड तरीके से लड़नी है। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल डायलॉग यकीनन एक अलहदा एक पिलर है ऑल टुगेदर। तो उसके लिए तो जो एक अमल है जी, वो एक मुस्तकिल अमल होता है, वो कभी रुकता नहीं है और एक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट। तो मुझे ये बताएं बिलाल साहब कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है, जाहिर है ये एक सियासी मसला है। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो फॉर्मर CM हैं, वो कहते हैं 64 से 70% बलूचिस्तान के अंदर जो अवाम है वो यूथ हैं। और क्योंकि इसमें ये भी फैसले लिए गए कि ड्रामों और फिल्म के ज़रिए अवेयरनेस ज़ाहिर है क्रिएट की जाएगी दहशतगर्दों के हवाले से भी कि ये कितना बड़ा नासूर है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि महज इससे और कौमी बयानियाँ बनाने से आप इन बलोच नौजवानों को इंगेज करने में कामयाब हो सकते हैं? नाजिया साहब देखिए, इसमें इट्स नॉट ईदर और, ऐसा नहीं कि आपने या एक चीज़ करनी है या दूसरी करनी है, हमें सारी करनी होगी जी। और सारों में मैं फिर से दोहराऊंगा जी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो एक जंग होनी होगी। उस जंग का एक हिस्सा काइनेटिक है जिसमें असलाह भी इस्तेमाल होगा, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक वॉरफेयर भी होगी। दूसरा एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का ही हिस्सा एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर है जिसमें आपने जो भी प्रोपेगेंडा होता है जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी होता है और गुमराह करने के लिए किया जाता है, उसके खिलाफ आपने एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जो बीच में जो अवाम है, मगर नहीं, मगर नादिया साहब मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा बिल्कुल वो है जहाँ पे कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, बलूचिस्तान समेत कहीं पे भी किसी शहरी के, किसी भी शहरियों के
कोई भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हों तो रियासत का किरदार माँ का है, वहाँ पे आपकी एक पॉलिटिकल प्रोसेस और डायलॉग है, वो एक दिस इज अ सेपरेट प्रोसेस ऑल टुगेदर जो कि साथ साथ हमें करनी होगी। और तीसरा हिस्सा बिल्कुल वो है जो हमारे पाकिस्तानी किसी भी बच्चे का, भाई का, बहन का जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है या उनकी तालीमी एम्पावरमेंट है या जो भी उनके इस तरह के बुनियादी बेसिक फंडामेंटल नीड्स ऑफ लाइफ हैं या बेसिक राइट्स हैं उसको मैसर करना। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलनी है और ये तीनों चीज़ें ही रियासत को साथ साथ लेके चलनी होगी और इसी के अज़म का इजहार प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया और ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड एंड इन पैरेलल जी। अच्छा देखिए, फिलहाल जो नजर आता है वो एक काइनेटिक ऑपरेशन है, जाहिर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ बिल्कुल, और वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तकिल इस हवाले से एक्टिव रहती हैं और कई जगहों पर ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से दुश्मनों के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन जहां बात आती है देखिए इंगेजमेंट की, माजरत के साथ आपको नहीं लगता कि वो कम है? क्योंकि देखिए अब दुनिया भी कह रही है कि बलूचिस्तान के मसले को हम मिस हैंडल कर रहे हैं। चलिए उस दुनिया को भी छोड़ दें कि वो क्या कहते हैं, फॉरेन ऑफिस ने भी यूएन के जो आज़ाद मुबस्सरीन हैं उनके हवाले से भी कह दिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने है। लेकिन एज वी स्पीक एंड एज यू नो बिलाल अजहर कियानी साहब, बलूचिस्तान का मसला बड़ा गंभीर, पेचीदा, सियासी, जिसमें डेप्रिवेशंस हैं, जिसमें एक अलूफनेस है, वो वहां मौजूद है। और जाफर एक्सप्रेस के बाद आपने देखा कि किस तरह से एहतजाज हुए और एहतजाज के बाद मजीद ये मामला कितना खराब हुआ ये भी आपके सामने है। फिर मिसिंग पर्सन्स का जो है मसला वो भी वहां बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं सिर्फ यही जानना चाह रही हूं कि रात गए जो फैसले हुए हैं मुंह तोड़ जवाब देने के, वो बेशक दीजिए दहशतगर्दों को, लेकिन आपने उन अपनी अवाम को भी तो साथ लेकर चलना है ताकि आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। नहीं देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि बिल्कुल, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की बलूचिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो भी इकोनॉमिक वहाँ की डिप्रिवेशन है उसको भी पूरा करना है, चाहे उसमें डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो बुनियादी जहाँ पे तालीम नहीं बच्चों को मिल रही, तालीम मैसर करना, रोज़गार के मौके फराम करना, वो एक हिस्सा अलहदा है। उसके अलावा जो भी ग्रीवेंसेस है उसके लिए जो भी एफर्ट्स ज़रूरी हैं वो होनी है, वो हो रही हैं। अब आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब जब क्वेटा गए उसके फ़ौरन बाद उन्होंने पूरी काबीना को भेजा, उन्होंने भी वहाँ पे जाके उसी चीज़ के तसलसल को जारी रखा। फिर एक काइनेटिक ऑपरेशंस या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक अलहदा हिस्सा है। तो और साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो बलूचिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल हैं, चूँकि आप जानती हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर वसाइल भी और इख्तियारात भी जो आपकी ग्राउंड को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो स्कूलिंग हो, हेल्थ हो, एक्सेट्रा, ये चीज़ें सूबे के पास इख्तियार होता है। तो उसमें भी हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा टू इंश्योर कि वो बेनिफिट्स ग्रास रूट्स को रीच करें। तो देखिए बिल्कुल दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी होगी, जो भी हमारे किसी भी शहरी, चाहे वो बलूचिस्तान के भाई बहन हो, बच्चे हों या किसी भी और पाकिस्तान के हिस्से के शहरी हों, उनकी बात जो भी उनके जेन्युइन गिले हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको सुनना रियासत का फर्ज है, वो भी हम करेंगे। मगर हमने हरगिज भी किसी भी ग्रीवेंस को दहशतगर्दी का जवाब नहीं बनने देना, जिस तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ पे किया जाता है। तो हमें बिल्कुल इन चीज़ों को सेपरेटली डील करना और इंशाल्लाह रियासत करेगी। ओके बिलाल अजहर कियानी साहब, अब दूसरे उस पर आते हैं कि जो अमेरिका की एक कांग्रेसमैन ने जिस तरह से एक बिल पेश किया पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट करके, जो विल्सन ने, और उसके बाद इसका जो पूरा हम देख रहे हैं मुसव्वदा है, इससे पहले भी इन्होंने, ये तो अपेश हुआ है लेकिन उससे कुछ हफ्ते कबल मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म में इसका बड़ा तस्करा किया, जिसमें इन्होंने ये लिखा था कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड ड्राफ्टिंग द बिल, जिसका नाम ये होगा, जिसमें ये बातें की जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से हमारे सिफारत खाने की भी फेलियर है कि किसी ना किसी तरह हमें इसे स्टॉप करना चाहिए था? नहीं जी, नहीं देखिए, बेतहाशा कांग्रेसमैन और रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लोग होते हैं, कांग्रेसमैन होते हैं, सेनेटर्स होते हैं। आई थिंक इसमें अगर एक कोई ऐसा शख्स है जो पीटीआई के लॉबिंग के डॉलर्स के ज़ेर असर आ गया है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसा कोई मेजर बात है, ना ही कोई मेजर इवेंट है। ये इस तरह ही है जैसे आज कोई किसी भी असेंबली के अंदर कोई एक फ़र्द वाहिद उठ के इस तरह की बात कर ले। तो मेरे ख्याल से एक बिल्कुल नामुनासिब एक बिल है और मेरे ख्याल से इसकी कोई ख़ास अहमियत भी नहीं है। देखिए बुनियादी तौर पे तो हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर रिसेंट जो एक ऑपरेशन भी हुआ जिसके ऊपर अमेरिका ने या अमेरिकन सदर ने
पाकिस्तान की एफर्ट्स को, उसको ऑपरेशन को सराहा भी, सही, दैट इज़ आई थिंक मोर मीनिंगफुल। तो हमें गवर्नमेंट लेवल पे जो हम जिस तरह के ताल्लुकात आई थिंक हम चाहते हैं कि दुनिया में चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो, उसके साथ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे और म्यूचुअल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो एफर्ट्स होनी चाहिए वो दैट इज मोर क्रिटिकल। और इंशाल्लाह ठीक है, इसका मतलब कि इस बिल से इस मुसव्वदे में जो कुछ लिखा है उससे आप लोग ये मतलब बहुत इत्मीनान है कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जो ये बिल, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका में पास करने के लिए भी बड़े मराहिल होते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं वजीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी। लेट्स मूव ऑन टू पीका। पीका में तरामीम होती हैं, आप लोग डिफेंड करते हैं, तब आपके साथ जितनी जमातें हैं इत्तेहाद में वो डिफेंड करती हैं, लेकिन बिलाल अजहर कियानी साहब कुछ बात करते भी अब डर लगता है, कुछ एक्स प्लेटफॉर्म पे किसी को लाइक करते भी डर लगता है। मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा इस वक्त? कितने सहाफियों को उठा लिया गया, सिविल सोसाइटी मेंबरान भी अब इससे नहीं बच रहे। आपको नहीं लगता कि ये आपकी हुकूमत के लिए भी एक तरह से बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि आप अपने लिए एक बहुत मुश्किल समेट रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा जो कुछ हो रहा है? नहीं नादिया साहबा, देखिए देयर इज़ अ बैलेंस दैट नीड्स टू बी स्ट्रक कि एक तरफ बिल्कुल हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करना है, बट साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक जंग भी लड़नी है, और ये तवाज़ुन है जो हमने रखना है। और इसमें आप देखें कि दुनिया जो पूरी दुनिया है वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की चैलेंज से ग्रापल कर रही है। अब अगर आप सिर्फ EU का डिजिटल राइट्स एक्ट देख लीजिए तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट। सर वहां पर भी जो ये फेक न्यूज फैलाते हैं, वहां सर जहां फेक न्यूज, अगर वहां पर भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दुनिया में होती है, तो वहां पर भी क्या काले डाले रात के अंधेरे में दरवाजे तोड़कर लोगों के घरों में घुसकर उठाते हैं? नहीं नादिया साहबा, मैं यही कह रहा था कि एक तरफ तो कानून है जो होना चाहिए और दुनिया इस मामले से ग्रापल कर रही है, पाकिस्तान भी कर रहा है। दूसरी तरफ एक प्रोसेस है। देखिए एक कानून की अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मगर अगर कहीं पे भी किसी भी किस्म की ओवर स्टेपिंग हुई है, चाहे वो जिस शख्स के ऊपर एलिगेशन है वो हो या कानून नाफिज करने वाला भी कोई शख्स हो, अगर कानून को नाफिज करने के अमल के अंदर वो भी कहीं ओवर स्टेप करता है तो वो भी गलत है। तो देखिए मैं तो हरगिज़ भी कभी किसी गलत अरेस्ट को या गलत अमल को डिफेंड नहीं करूँगा, मगर ये चीज़ आई थिंक कोर्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस उस शख्स के लिए भी होंगे जिसने ये गलत काम किया है। तो मैं इसलिए किसी केस के स्पेसिफिक्स में नहीं पढ़ रहा, मगर आई थिंक वी हैव टू इंश्योर कि ये बैलेंस रहे, और किसी भी शख्स अगर किसी के साथ ज्यादती है तो बिल्कुल उसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर कि वी स्ट्राइक दिस बैलेंस, वी ऑल मेक अ एफर्ट टू बैलेंस टू स्ट्राइक दिस बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एट द सेम टाइम कर्बिंग मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन। जहाँ तक कानून की बात है, देखिए कानून में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, इसलिए कवानीन दुनिया में बदलते रहते हैं। तो आई एम श्योर जो कानून का निफाज करना चाह रहे हैं ना, कवानीन की तरह माजरत के साथ जो पीका कानून का निफाज करना चाह रहे हैं वो खुद ओवरस्टेप करते हैं, वो उस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। जिस तरह से चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है, लोगों की पर्सनल स्पेस जो है वो पामाल की जाती है, और जिस तरह से तशद्दुद किया जाता है, कहीं ओवरस्टेपिंग नहीं हो रही बिलाल साहब। लेट्स कीप दिस वेरी स्ट्रेट, बहुत ओवरस्टेपिंग हो रही है और आपकी हुकूमत में हो रही है। नादिया साहब फिर तो आप एक वर्डिक्ट दे रही है ना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी ज्यादती करे, चाहे वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला शख्स हो या अगर कोई शख्स गिरफ्तार करने आए और वो भी अगर गलत करे तो वो गलत है। आप तो ये ऐसा कह रही हैं कि जो भी गिरफ्तार करने आया वो गलत है और किसी शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने ये नहीं कहा बिलाल अजहर साहब, मैंने कहा इस कानून के इत्तलाक जिस पर भी करना चाह रहे हैं या उसके खिलाफ नहीं, मैं ये कह रही हूँ जिस तरह से वही आप कह रही हैं एक ही तरफ से ओवरस्टेपिंग हो रही है। आपने ये तासुर दिया ना जी सर, क्या आपने कहा एक ही तरफ से ओवरस्टेपिंग हो रही है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा तो हम कैटेगोरिकली नहीं कर सकते कि कितनी दफे ऐसा हुआ है। नहीं, मगर आप क्या ये मैंने तो आपसे एक जनरल बात की,
जी किसको डिफेंड ना करें? सर काले डाले वालों को ना डिफेंड करें ना, जो इस तरह से कर रहे हैं किसी भी केस में। नहीं, मैंने नादिया साहबा, मेरे ख्याल से आप अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रही हैं अब तीसरी दफा। मैंने 2 दफा बड़ी कैटेगोरिकली आपसे कहा, और मेरे ख्याल से आपको शायद जिस तरह की रिएक्शन चाहिए था शायद नहीं मिला, इसलिए आप एक मुनासिब नॉट एट ऑल। आई थिंक आई फील फॉर ऑल दोस। आई एम वेरी सॉरी बिलाल अज़हर साहब। नो आई डोंट वांट एनी रिएक्शन फ्रॉम यू। आई डोंट नो व्हाट एल्स यू। नहीं सर, मुझे आपसे कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, मां सिवाय इसके कि जैसे वहीद मुराद केस में आपने देखा कि किस तरह से उनको और एक और उनके सहाफी जो आए थे, जो उनको एक तरह से वीडियो भी बना रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं इस पर रिएक्ट कर रही हूं और ये मेरा हक है। ये कहा नहीं, आपका हक ये जरूर है, मगर आप हरगिज भी ये नहीं, मैं अगर आपको एक जवाब दे रहा हूं और आप उसके बाद ये तासुर दे रही हैं कि मैंने कोई और बात की है, तो ये भी गलत है। मैंने आपको एक बात कैटेगोरिकली अब तीसरी दफा आपके शो में कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप काटेंगी नहीं। मैं तीसरी दफा ये बात दोहरा रहा हूं कि अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है या ओवरस्टेप करता है, चाहे वो अरेस्ट करने वाला है या वो शख्स जो अरेस्ट हो रहा है उसने कोई कानून की जेन्युइनली खिलाफ वर्जी की है, दोनों गलत हैं। अगर किसी शख्स ने गिरफ्तारी के अमर में भी कोई ओवरस्टेप किया है लॉ को, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल गलत है, उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। मैं आपके सामने तीसरी दफा ये बात कर रहा हूं, मगर आप उसके बाद भी अगर बजिद हैं कि उसी आपने फिर से चौथी दफा करनी है, तो हम फिर से बात कर लेते हैं। सर मैं तो कर सकती हूँ ये कह के कि आप हुकूमत में, फिर आप इसके लिए कुछ करें ना। नहीं, देखिए ये मामला कोर्ट में होगा। देखिए क्या करें, अगर किसी शख्स ने ओवरस्टेप किया, वो मामला कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर वो शख्स अरेस्ट होने वाला कानून की खिलाफ वर्जी और वो साबित हो जाती है, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज हो जाने चाहिए। अगर किसी अफसर ने किसी का गिरफ्तारी के अमल के अंदर कोई ओवरस्टेप किया, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। ये बात तो सब तस्लीम करते हैं और इसमें कोई किसी को डिफेंड नहीं करेगा। लास्टली आई वुड लाइक यू टू प्लीज कमेंट ऑन दिस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकिल ये शिकायतें कर रही है और कहती है कि हमें मिलने नहीं दी गया। गुज़िश्ता रोज़ भी उनका यही कहना था कि जो रफ़का हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। फिर उसके बाद जो जेल के हालात हैं वो भी बयान किए गए कि किताबें नहीं मिल रही और बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, कमरे में लाइट जो है वो बड़े बड़े अरसे के लिए बंद की जा रही है। बाबर अवान साहब ने कहा ऑन रिकॉर्ड। कुछ प्लीज़ रोशनी डालिएगा, ये क्या मामला थे इमरान खान साहब के साथ? जी देखिए, इमरान खान साहब की मुलाकातें तो हो रही हैं जी, मतलब कि अब हर वक्त ख्वाहिश की मुलाकात पीटीआई के लोगों की ना हो तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब उस दिन अगर सलमान राजा साहब और बाबर अवान साहब का एक वहाँ पे एक आपस में गिला हो कि ये शख्स क्यों जाए, ये क्यों ना जाए, तो फिर अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर मुलाकातें खान साहब की होती रही हैं और हो रही हैं। मैं तो ख़ुद कहता हूँ जी, देखिए मेरे नज़दीक तो मेरे लिए ये बड़ी एक अनइम्पॉर्टेंट सी बात है, बट नॉनदलेस मैं ये कहता हूँ कि किसी भी कैदी की तरह खान साहब के पास वही राइट्स होने चाहिए जो जेल मैनुअल में लिखे हुए हैं, जो किसी भी कैदी के होते हैं। ना उससे ज़्यादा होने चाहिए, ना उससे कम होने चाहिए। मगर इसके ऊपर भी फिर पीटीआई मान जाए तो अच्छा होगा कि ना उससे ज़्यादा हो और ना इससे कम हो। बाकी जी मुलाकातें इनकी होती रही हैं इनकी, मगर ये नहीं हो सकता कि आपका जब दिल करे, जितने लोगों का दिल करे, जिस तरीके से दिल करे, इस तरह मुलाकात हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे वो एक कॉन्विक्ट हैं अडयाला जेल में, वो बनी गाला के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए। अभी हमें कुछ देर में जाम खान शोरो साहब भी ज्वाइन करेंगे। बिलाल अजहर कियानी साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं, खुसूसन ये चोलिस्तान प्रोजेक्ट जो कनाल सिस्टम है जिसके खिलाफ उन्होंने बाकायदा सिंध में एहतजाज भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी, और सिंध की जो दीगर जमातें हैं वो भी इस पर एहतजाज कर रही हैं। क्या वफाकी हुकूमत उनके इस एहतजाज को, एतराज़ को संजीदा ले रही है और इस पर कुछ कनाल्स ना बने, इस पर कोई काम किया जाएगा? नहीं, देखिए बात ये जी, ये एक बड़ा संजीदा और ये टेक्निकल और सेंसिटिव मामला है। तो पीपल्स पार्टी हमारे एलाय हैं जी, हम वी हैव कॉन्फिडेंस के पीपल्स पार्टी के साथ एक मेच्योरिटी के साथ हमारा इत्तेहाद पीडीएम गवर्नमेंट में भी चला, आज भी चल रहे हैं, और दीगर इशूज़ दे कम अप, दे आर डिस्कस्ड और एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व देम। तो इसी तरह ये यकीनन एक इम्पॉर्टेंट मामला है। पीपल्स पार्टी के साथ हम बैठ के नशिस्त भी करेंगे जी, उनको इंशाल्लाह कन्विंस भी करेंगे, और अगर कोई टेक्निकल डिस्कशन दरकार है ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो पानी के हवाले से, वो भी करेंगे। तो आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह जी, जिस तरह दीगर इश्यूज डिस्कस होते हैं हम इसको भी मिल बैठ के इंशाल्लाह इसका एक नतीजा निकालेंगे और इसको रिजॉल्व कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल अजीज साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे
जाम खान शोरो साहब से, और इसी कनाल्स के सिस्टम के हवाले से जो कि दरियाए सिंध पर बनने हैं, नई नहरों के खिलाफ हम देख रहे हैं कि सिंध में एहतजाज भी हो रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो किसी सूरत इन नहरों को नहीं बनने देंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शोरो साहब, सिंध असेंबली के अंदर करारदाद पास होती है इन नहरों के खिलाफ, यानी ये नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। फिर हम देखते हैं खत भी लिखते हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि बिल्कुल ये नहरें जो हैं ये सिंध की जमीनों के लिए दुरुस्त नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सिंध के अंदर तवातुर से, और अब तो जो हुक्मरान जमात है सिंध की यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी एहतजाज कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सुनवाई आपकी विफाक में हो नहीं रही इस बारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया। देखें, इसका एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध के वाटर एक्सपर्ट्स ये क्यों बोल रहे हैं कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए, ये खाली सिंध के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए और पंजाब की जमींदारों के लिए, हारियों के लिए भी नुकसानदेह हैं। उसका एक डेटा है, हम डेटा के ऊपर बात करते हैं। डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है, वाबडा कह रहा है, इरसा कह रहा है। किस पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है? जो 1991 का अकार्ड हुआ था उसमें सूबों को पानी दिया गया था, और वो पंजाब को 55 MF दिया गया था, सिंध को 48.7 MF दिया गया था, बलूचिस्तान को 3.87 दिया गया था, और खैबर पख्तूनख्वा को भी 5 के करीब MF दिया गया था। और उसको अगर आप मिलाएंगे तो 114 होगा, और 10 रखा गया था एनवायरमेंटल फ्लो डाउन स्ट्रीम कोटरी के लिए। लेकिन पिछले 22 सालों का डेटा ये कहता है कि वो पानी अवेलेबल नहीं है। हम सूबों को बोलते हैं, इरसा बोलती है कि 20% कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है, कभी 40% हो जाती है पानी की शॉर्टेजेस। और ये खाली सिंध का हाल नहीं है, पंजाब भी ये सर्टिफिकेट इशू करता है कि हमारे पास पानी की शॉर्टेज है। उसके अलावा ये पानी तो अकार्ड का तो अवेलेबल नहीं है। जो सूबे 1977 से लेके 82 तक पानी इस्तेमाल करते थे, ठीक, आज से 40 साल पहले, वो पानी भी अवेलेबल नहीं है। वो था 102 MF, जो कभी 90 हो जाता है। प्लीज आप देखें, पानी इतना ड्रास्टिकली कम हुआ है पाकिस्तान में कि जो 82 में 77 से लेके 82 तक पोस्ट तरबेला एवरेज एनुअल यूजेज थी सूबों की, जो केनाल्स को पानी हम देते थे, वो 102 MF था, और वो पानी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ना कार्ड का पानी अवेलेबल है, ना 50 साल पुराना पानी अवेलेबल है। जो जमीनें हम 50 साल पहले आबाद करते थे, हाँ, वो हम कहते हैं वो भी पानी अवेलेबल नहीं है। तो आप नई जमीन आबाद करने का किस तरह सोच सकते हैं? इसका बैकग्राउंड ये है। अच्छा। पंजाब हर साल एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि हमारे पास सुलेमान की बैराज पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास रसूल बैराज पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, सही, चनाब रिवर में पानी नहीं है 20-22%, और अपने जमींदारों को शॉर्टेज दे रहा है। तो अगर ये नए कैनाल बनेंगे तो पंजाब के जमींदारों को भी, ईस्टर्न सादिकिया ब्रांच के जमींदारों को भी पानी की शॉर्टेज होगी, पोर्ट वालों की भी पानी की शॉर्टेज होगी, रसूल बैराज वालों को भी पानी की शॉर्टेज होगी। सिंध तो वैसे ही बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। हमारी डाउनस्ट्रीम कोटड़ी की अगर आप डेटा उठा के देख लें तो पिछले वो तो 22 से 25 लाख एकड़ जमीन हमारी समंदर में चली गई है। जी जी, वो जो पाकिस्तान बिल्कुल आपको नजर आती है पूरी ठट्टा सजावल से। आप आगे चले जाएं तो सारी जमीन जो है वो मास माइग्रेशन उस एरिया में हुई है। पाकिस्तान बनने से पहले बड़ा फर्टाइल रीजन था, तो वो पाकिस्तान की तबाही है। सिंध के कोस्टल बेल्ट्स नहीं है, सिंध का डेल्टा नहीं है। दुनिया डेल्टा को आंखों पे रखती है, एनवायरमेंटल फ्लोज को आंखों। दुनिया का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आप समंदर को पानी न दें, आप अपने मैंग्रोव्स को तबाह कर दें, आप अपने इकोसिस्टम को तबाह कर दें। ये इकोसिस्टम होता है तभी हमारे पास बारिशें होती हैं, ग्लेशियर्स आते हैं। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन फोकस। ये जो डेटा है जो आपने हमें बताया कि हमें वो पानी नहीं मिल रहा जो 77 से 82 तक मिलता था, एकॉर्ड का पानी हमें नहीं मिल रहा, और ऑलरेडी पंजाब के लिए भी इस वक्त पानी कम है। रसूल बैराज का आपने जिक्र किया, सुलेमान की वहां नहीं है।
तो मुझे ये बताएं कि फिर ये जो सोचा गया कि बंजर जमीन को आबाद करना है, ये किस पानी की बिना पर सोचा गया था? देखिए, ये तो आप उनसे पूछें जिन्होंने ये मंसूबा बनाया है, डिजाइन किया है, पंजाब गवर्नमेंट से पूछ लें। लेकिन हमें जो डेटा दिया गया था इरसा में, जहां पे सिंध ने अपोज किया, जिसकी बुनियाद पे हमने उस सर्टिफिकेट को चैलेंज किया गया है सीसीआई में, उनका सर्टिफिकेट इस बुनियाद पे दिया गया है जिसको सिंध ने चैलेंज किया हुआ है कि 76 से लेके 2024 तक समंदर में इतना पानी चला गया, 27 MF। भाई 76 के बाद पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की नजर हो गया है। हमने अपने 3 दरिया दे दिए इंडिया को 60 में, जिन्होंने अपना यूजेज आस्ता आस्ता बढ़ा के 80 तक अपना सिस्टम क्लोज कर दिया हमारा। वहां से पानी, जमीनें हमने पूरी आबाद कर ली। सिंध को 50% जमीन शॉर्टेज दे रहे हैं। आप 99 से डेटा उठा लें पिछले 25 सालों का, तो आपको पता चलेगा। तो समंदर में जो रोजाना के बुनियाद पे 8.6 MF हमें कहा गया, जो हम कार्ड में 10 लिखा हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं 8.6 जाना चाहिए, 5000 रोज जाना चाहिए, 5 MF का कंसंट्रेटेड फ्लो जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा। तो आप 76 से डेटा क्यों उठा रहे हैं? 1976 से डेटा क्यों उठा रहे हैं? 97 आपको डेटा रिसेंट उठाना चाहिए। हाँ। 99 का। सर, कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी शोर साहब, लेकिन आपको पता है इस वक्त जो सिंध की परस जमाते हैं या फिर ऑपोजिशन की जमातें हैं, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोट अनकोट, हमारे साथ बल्कि एनालिस्ट भी मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि ये एक तरह से एक फसाड है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है। इन अदर वर्ड्स, नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद वफाकी हुकूमत है। ये कह देना कि हमें पता नहीं और कब हो गया और हमसे इजाजत नहीं ली और हमारी सुन नहीं रहे, ये हो नहीं सकता। और ऐसे में आप लोगों ने गिवन किया है और सिंध का पानी, बल्कि अब तो उमर अयूब साहब ने कहा है कि बेच दिया है आप लोगों ने सिंध का पानी। देखिए, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर लूंगा, आप डेटा शेयर कर दीजिएगा अपने नाजरीन के साथ। जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी जी, केयरटेकर दौर में ये इकनिक से अप्रूव हुआ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीसीआई, राइट, फरवरी के महीने में जब केयरटेकर जा रही थी। ये जो सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट जारी हुआ जनवरी 2024 के अंदर, 24 मार्च के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। ठीक है, जैसे ही मार्च में हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने डेटा इकट्ठा किया। ये सारा डेटा जो मैंने आपको बताया है जी, इकट्ठा करके हम जून 13 को चले गए सीसीआई के अंदर। हमने केनाल्स को जाके चैलेंज किया, तब इनको पता ही नहीं था। सीसीआई में जाके चैलेंज किया। ये सब उठे हैं बाद में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। उमर अयूब खान से आप पूछें, ये जो 6 केनालों में सबसे बड़ा केनाल है ग्रेटर थल केनाल फेज 2। मैं रिकॉर्ड के ऊपर आपको डेटा दूं और आप गूगल करेंगे आपके सामने आ जाएगा जी। बिल्कुल, फरवरी 2022 में पीटीआई की हुकूमत ने मंजूर किया है, जिसके खिलाफ हम असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आए, जहां पे पीटीआई वाले भाग गए थे। और वो रेजोल्यूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्टूबर 2021 में अप्रूव करवाई। उसके बावजूद, एक असेंबली की रेजोल्यूशन के बावजूद, ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, 2022 की फरवरी के अंदर शौकत तरीन ने एक निक से ये प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया। हम चीखते रहे, हम असेंबली की रेजोल्यूशन लेके भागते रहे। उसके बाद हम ये केस सीसीआई में लेके गए। आप आज वो किस मुंह से ये कहते हैं कि वो मुखालिफ हैं? आज उमर अयूब खान ये बोल दे कि उन्होंने अप्रूव ये केनाल नहीं किया था। ओके, तो फिर अब इसका हल कैसे निकालेंगे? देखिए, शोर शराबा भी हो रहा है और एक तनकीद ये भी की जा रही है कि आप हुक्मरान जमात हैं इस सूबे की, विफाक में भी आप इत्तेहादी हैं और आप लोग एहतजाज जो है वो सिंध भर में कर रहे हैं। आपको तो ये एहतजाज कहीं और जाके करना चाहिए था। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन केनालों को इकनिक में रोका हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीसीआई में केस लेके गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के साथ खड़ी हुई है। हमने इसका इजहार एहतजाजों में किया हुआ है कि भाई हम आपके साथ, सिंध के लोगों के साथ हर फोरम के ऊपर खड़े हुए हैं और हम फेडरल गवर्नमेंट को ये नहीं करने देंगे। अगर किसी की ख्वाहिश है, कोई ट्रैप है कि भाई हम सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को गिरा दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद के हालात क्या होंगे? उसके बाद गवर्नमेंट कौन सी होगी? उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस, जो दोनों चाहते हैं कि केनाल बन जाएं, उनके हाथ में होगी बात। तो हम पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के साथ ये धोखा कभी नहीं करेगी। हमारे पास सिंध के लोगों का मैंडेट है, उस मैंडेट के थ्रू हम जाके इनको रोकेंगे। और ये तय है कि आप ये नहीं बनने देंगे?
ये तय है, ये पाकिस्तान के लिए डिटरमिनेंटल है, पंजाब के लिए है, सिंध के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, और ये फेडरेशन का मसला है, हम इसको नहीं बने। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कल इंशाल्लाह जरा तहरीक इंसाफ में जो साजिशें चल रही हैं उस पर भी जिक्र करेंगे। बट दैट्स गोना बी टुमारो, अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।